गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और ये कार्यक्रम था जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का हीरक जयंती समापन समारोह। इसमें जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, सहकारिता मंत्री भी हैं, वो केंद्रीय सहकारिता मंत्री, उन्होंने अपना संबोधन दिया। और जैसा कि हम जानते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री महाराष्ट्र के दौरे पर और उनके कई कार्यक्रम हैं और इसी सिलसिले में इस कार्यक्रम में गृह मंत्री ने हिस्सा लिया। अभी नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित श्री बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल की रखेंगे आधारशिला। पीएम मोदी के आगमन को लेकर छतरपुर के लोगों में जबरदस्त उत्साह का माहौल। चंडीगढ़ में केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज छठी वार्ता। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रहलाद जोशी होंगे शामिल। कृषि मंत्री ने कहा, मोदी सरकार किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध। सरकार संभालने के बाद दिल्ली की भाजपा सरकार एक्शन मोड में। पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा ने कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का किया निरीक्षण, तो स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने भी राव तुलाराम अस्पताल का दौरा कर लिया जायजा। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में पवित्र स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 60 करोड़ के पार। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि में पवित्र स्नान के साथ इस महाकुंभ का होगा समापन। और जेलों में बंद 602 फलस्तीनियों के बदले गजा में 6 इजरायली बंदियों को किया जा रहा है रिहा। गाजा युद्ध विराम वार्ता का दूसरा चरण जल्द ही होगा शुरू। ये थे हेडलाइंस। देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित श्री बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखेंगे। 100 बिस्तरों वाले इस अत्याधुनिक अस्पताल से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले बुंदेलखंड के जिलों को बेहद लाभ होगा। स्थानीय लोग जन स्वास्थ्य से जुड़े इस उपहार को लेकर बेहद उत्साहित हैं। रविवार 23 फरवरी का दिन बुंदेलखंड के लिए बड़ी स्वास्थ्य पहल का उपहार साथ ला रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित श्री बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र की आधारशिला रखेंगे। 100 बिस्तरों वाला ये अत्याधुनिक अस्पताल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लोगों के लिए बेहद लाभकारी होगा। अस्पताल अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप और सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। 100 बिस्तरों से शुरुआत के बाद इसका विस्तार 300 से 400 बिस्तरों तक किया जाएगा। मरीजों के परिजनों के रहने के लिए सभी सुविधाओं वाली धर्मशाला का भी निर्माण होगा। अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिरों में अस्पताल होने चाहिए। और बागेश्वर बालाजी के मठ से एक नूतन नवाचार हो रहा और पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी 23 फरवरी को बालाजी का पूजन करके, दर्शन करके और शिलान्यास करेंगे, तो निश्चित रूप से पूरे विश्व में एक नवाचार परंपरा का प्रारंभ होगा, एक नव युग का प्रारंभ होगा। अब बागेश्वर धाम से भोजन भी मिलेगा, जीवन भी मिलेगा और भजन भी मिलेगा। निजी अस्पतालों में कैंसर के उपचार का भारी खर्च वहन करने में असमर्थ क्षेत्र के लोगों के लिए इस अस्पताल का शिलान्यास किसी वरदान से कम नहीं है। स्थानीय लोगों को विश्वास है कि इस अस्पताल के बन जाने के बाद कैंसर पीड़ितों के जीवन में उम्मीद का नया उजाला आएगा। सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जो केंद्र बिंदु बुंदेलखंड का, और इसमें इतनी बड़ी सौगात मिल रही कैंसर अस्पताल की, ये बहुत बड़ा हर्ष का विषय है। पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। बागेश्वर धाम में मोदी जी आ रहे हैं और कैंसर अस्पताल का शिलान्यास हो रहा है, जिससे बुंदेलखंड के लिए बहुत बड़ी सौगात है। कैंसर अस्पताल इतनी बड़ी सौगात है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसमें क्षेत्र को बहुत ज्यादा उत्साह एवं खुशी है और इसका लाभ भी मिलेगा। माननीय महाराज जी और माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले भागने आई तो सर बहुत दूर का अस्पताल है, अब इसे सारे गरीब आदमी तत्काल यही अगर नजदीक में पहुंच जाए, बहुत अच्छा लगा हमें। क्षेत्र के लोग उस पल का बेहद उत्साह से इंतजार कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री श्री बागेश्वर धाम
कैंसर अस्पताल और रिसर्च इंस्टीट्यूट का शिलान्यास करेंगे। श्री बागेश्वर धाम अपनी इस पहल से जनसेवा का संदेश आगे बढ़ा रहा है। बुंदेलखंड क्षेत्र में कैंसर एक बड़ी बीमारी है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इस बीमारी से ग्रसित होते हैं। इस कैंसर अस्पताल के बनने के बाद न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश को मिलाकर बुंदेलखंड रीजन के करीब 15 से 20 जिलों को इसका लाभ मिलेगा और एक बड़ी सौगात ये कैंसर अस्पताल यहाँ के लोगों के लिए होगा। कैमरामैन राधाकृष्ण के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, बागेश्वर धाम, छतरपुर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को श्री बागेश्वर धाम जाएंगे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित इस धाम में पीएम के आगमन को लेकर जबरदस्त उत्साह है। पीएम वहां पर एक विशाल जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित श्री बागेश्वर धाम में जारी 6वें बुंदेलखंड महाकुंभ में रविवार का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। इस दिन पीएम वहां पहुंचकर दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। पीएम के आगमन को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। पीएम के संबोधन के लिए विशाल सभा स्थल तैयार किया गया है, जिसमें 80,000 से 1 लाख तक लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। बागेश्वर महाराज खुद सभी तैयारियों की कमान अपने हाथों में लिए हुए हैं। 19 फरवरी से कलश यात्रा के साथ शुरू हुए बुंदेलखंड महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पीएम के आगमन ने इस आयोजन को और यादगार बना दिया है। श्री बागेश्वर धाम आने वाले श्रद्धालु पीएम का दिल खोलकर स्वागत करने को उत्सुक हैं। हम लोगों को बहुत खुशी है। ऐसे माहौल में, ऐसे उत्साह में सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को, या बागेश्वर धाम सरकार को, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को। हिंदुस्तान में जो भी काम किया है उन्होंने ऐतिहासिक काम किया है और जो भी काम करेंगे वो ऐतिहासिक काम करेंगे। बड़ी गौरव की बात है कि जो हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी बागेश्वर धाम आने में बहुत उत्साह हुआ है। देश के प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं। पिछली बार आए थे खजुराहो, उनने नहर परियोजना का उद्घाटन भी किया था। अब आ रहे हैं यहाँ तो कैंसर का अस्पताल बन जाना है, उसमें लोगों को सुविधा भी हो गई। श्री बागेश्वर धाम में जारी भव्य दिव्य तैयारी और श्रद्धालुओं का उत्साह बता रहा है कि पीएम का अभिनंदन शानदार होगा। इस समय हम बागेश्वर धाम में हैं और प्रधानमंत्री यहाँ पर बागेश्वर धाम जो मंदिर है वहाँ पर दर्शन करेंगे और यहाँ पर जो एक भव्य यहाँ पर तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री यहाँ पर जनसमूह को भी संबोधित करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर विशाल पंडाल जो है वो लगाया गया है, जहाँ पर कि आसपास जो बुंदेलखंड रीजन के तमाम लोग जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में जुटेंगे प्रधानमंत्री को सुनने के लिए और इसके लिए यहाँ पर बागेश्वर धाम में जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। कैमरामैन राधाकृष्ण के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, बागेश्वर धाम, छतरपुर, मध्य प्रदेश। तो प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जबरदस्त उत्साह है। और अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली विश्वविद्यालय की 101वीं वार्षिक दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने छात्रों को उपाधियां और गोल्ड मेडल प्रदान किए। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं से योगदान देने की अपील की। दिल्ली विश्वविद्यालय का 101वां वार्षिक दीक्षांत समारोह केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे और 2023-2024 अकादमिक वर्ष के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को डिजिटल रूप से उपाधियां प्रदान की। विश्वविद्यालय की पुस्तिका का विमोचन किया। प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, कुलपति गोल्ड मेडल और अन्य मेडल विद्यार्थियों को प्रदान किए। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि 75 देशों के विद्यार्थी दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। आने वाले समय में दिल्ली को ज्ञान केंद्र बनाना है। उन्होंने कहा कि भारत की 60% आबादी युवाओं की है। युवाओं को 2047 तक विकसित भारत के प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करने के लिए आगे आना चाहिए। भारत की नई पीढ़ी के सामने, भारत की नौजवानों के सामने हमें प्रधानमंत्री जी की जो आह्वान है, हमें अपना कर्तव्य निभाना है। भारत को 2047 तक विकसित भारत में परिवर्तित करना है। हमें तब ये संभव हो पाएगा अगर दिल्ली विश्वविद्यालय के नेतृत्व में हम देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर पाएंगे। विश्वविद्यालय की कल्चर, विश्वविद्यालय की ये कॉम्पिटेंसी, ये लर्निंग आउटकम हमें अपनी जिंदगी में एक सफल पुरुषार्थ के स्तर तक ले जाएं।
कुल 194 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और पुरस्कार बांटे गए। 623 विद्यार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। स्नातक और स्नातकोत्तर की 83,902 उपाधियां वितरित की गई। एसओएल की स्नातक और स्नातकोत्तर की 82,592 उपाधियां विद्यार्थियों को दी गई। सुखी की अनुभूति हो रही है और इसके बाद एक शांति भी अनुभूति हो रहा है कि मैं आगे जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी का वाक्य भी था कि इस क्षेत्र में काम नहीं करना, आगे भी कुछ करना है। तो उसके लिए मुझे लग रहा है कि आगे ये नहीं है कि यहीं पर रुक जाना है, आगे भी प्रयास करना है। तो आज से एक प्रण लिया है कि आगे कुछ इस क्षेत्र में काम किया जाए। संकल्प यही है कि जीवन पर्यंत अध्ययनरत रहूं, शोधरत रहूं और भारतीय समाज और संस्कृति के समकक्ष उसके साहित्य में कुछ भी मैं अंश मात्र भी अगर जोड़ सकूं तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि शीघ्र ही दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व और पश्चिमी परिसर भी दिल्ली को ज्ञान केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। डॉक्टर चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। और अगली खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। दिल्ली की सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री लगातार सक्रिय हैं। और रेखा गुप्ता की जो नई सरकार है वो दिल्ली के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक, कचरे और मलबे को हटाने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने कहा कि उनकी सरकार सड़क पर अवैध कचरा और मलबा बर्दाश्त नहीं करेगी। पीडब्ल्यूडी की जितनी भी सड़कें हैं उनसे कचरा हटाने के आदेश दे दिए गए हैं। पीडब्ल्यूडी सड़कों पर जिस प्रकार से नगर निगम की अव्यवस्था, उसके भ्रष्टाचार के कारण कूड़ा और मलबा है, उसका निदान होना चाहिए। आज पूरी सरकार सड़कों पर है। मैं भी पश्चिमी दिल्ली की मुख्य मार्ग, जो आने जाने का मुख्य मार्ग है, वहां से होकर आया हूं। हम लोग सब कृत संकल्प हैं कि पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर कॉरपोरेशन के भ्रष्टाचार के कारण दिल्ली की जनता को गंदगी देखने को न मिले। तो दिल्ली सरकार लगातार एक्शन में है। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा ने बारापुला रोड पर पीडब्ल्यूडी परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यहां भुगतान और वन विभाग की मंजूरी को लेकर जो भी दिक्कत है उसे जल्द ही दूर कर देंगे, जिसके बाद अगले 12 महीने में ये रोड चालू हो जाएगी। इतने समय से काम चल रहा है, कभी भी कोई विजिट करने नहीं आया था। इसमें 1-2 इश्यूज बताए हैं। एक तो इनका पेमेंट का इशू है और एक इनको जो है फॉरेस्ट क्लियरेंस इनको चाहिए थोड़ा सा। तो ये दोनों इशू को हम इनको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करेंगे और इन्होंने कहा है ये दोनों इशू रिजॉल्व होते ही हम ये 12 महीने में पूरा रोड को चालू कर देंगे। तो हमें इसका कोई भी कॉस्ट ना बढ़े, जल्दी से जल्दी ये समय से सारे काम खत्म हो, इसलिए जायजा करने आए थे। क्या यहाँ पे कमियां हैं वो देखने आए थे। इस बीच दिल्ली में सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान योजना को लागू कर दिया गया। दिल्ली सरकार के इस फैसले से लोगों में काफी उत्साह है। खासकर 70 साल के बुजुर्गों ने आयुष्मान योजना लागू होने से प्रधानमंत्री और दिल्ली की मुख्यमंत्री को ढेरों बधाई दी है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प पत्र दिल्ली के लिए रखा और जिसने गारंटी की बात करी, उन्होंने हम सभी 70 वर्ष के लोगों के लिए, दिल्ली के नागरिकों के लिए एक अभूतपूर्व कार्य किया है। ये योजना जिसका इंतज़ार दिल्ली बरसों से कर रही थी और लाखों रुपए खर्च करके भी सही स्वास्थ्य योजना का लाभ नहीं उठा पा रही थी, अब वो योजना बहन रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पहली कैबिनेट में पास हुआ है। हम बहन रेखा गुप्ता का और भाई नरेंद्र मोदी का हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब हम बुजुर्ग लोगों को कम पैसे में या बिना पैसे के एक वो स्वास्थ्य लाभ दे पाएंगे जिसके लिए वो तरस रहे थे और अपना घर जमीन बेच के इलाज करवा रहे थे। साल और 70 साल प्लस के लिए बड़ी सुविधाजनक है। बच्चे भी खूब पैसा कमा रहे हैं, सेवा करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन इस योजना के माध्यम से एक कॉन्फिडेंस आया है कि अब मेरे को बच्चों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। और आज हमारी दिल्ली सरकार भाई मोदी जी हम सब बुड्ढों को, सीनियर सिटीजनों को बड़ा ध्यान रखने के लिए तैयार है। ये तो बहुत ही अच्छा निर्णय है प्रधानमंत्री जी का और हमारी कैबिनेट दिल्ली सरकार का, क्योंकि सीनियर सिटीजन को कहीं भी कोई इंश्योरेंस
प्रीमियम पॉलिसी है ही नहीं। अगर पॉलिसी है तो प्रीमियम इतना है कि 10 लाख की पॉलिसी लेंगे, इसमें 5 लाख तो प्रीमियम ही चला जाता है 2-3 साल में। वो तो है ही नहीं, बराबर है। तो अब सीनियर सिटीजन को कम से कम सुविधा मिल जाएगी। ये बहुत अच्छा निर्णय है हमारी कैबिनेट का, दिल्ली सरकार का जी, क्योंकि पहली सरकार केजरीवाल की और इसकी अतिशी की रही है, उन्होंने इस योजना को लागू नहीं किया है। सबसे पहले तो हम बधाई देना चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर जी को और उसके मोदी जी को। उसके बाद हम अपनी ये जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को, और उससे हमें ये फ़ायदा है कि हम लोगों को जो है इसमें बेनिफिट ये मिलेगा कि हम लोगों को जो पहले कठिनाई होती थी, हॉस्पिटल में जाते थे, हम लोगों का इलाज नहीं होता था, उस इलाज को करने में हमें सुविधा मिलेगी। वक्त है अभी एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। क्या आप अक्सर अपने वाहन के लिए फ्यूल भरने से थक गए हैं? कुशलतापूर्वक ड्राइविंग ही एकमात्र रास्ता है। अपने आगे के ट्रैफिक का ध्यान रखकर ईंधन की लागत बचाएं ताकि आप गाड़ी को धीमी कर सकें। गाड़ी चलाने की गति प्रति घंटे 55 किलोमीटर से कम बनाए रखें। सही गियर और क्लच का इस्तेमाल करें। एयर कंडीशनर का कम इस्तेमाल करें। लाल बत्ती पर अपने वाहन को बंद कर दें। होशियारी से ड्राइव करें और अपनी बचत को बढ़ाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। Money saved is money earned. I'm now happy that I could save money every month because of my PNG stove, as it cuts down on 20 to 25% of fuel usage. My PNG stove is also 100% safe with the ISI mark. Moreover, PNG as a fuel burns completely, making it a more environment-friendly fuel. So, use PNG and save money like me. स्वागत है ब्रेक के बाद। अब बात दिव्य भव्य महाकुंभ की। तो प्रयागराज में जारी भव्य दिव्य और अलौकिक महाकुंभ में लगातार उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ रोजाना नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। महाकुंभ में अब तक 60 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। इस बीच श्रद्धालुओं के पवित्र स्नान का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। महाकुंभ का आखिरी पवित्र स्नान 26 फरवरी यानी कि महाशिवरात्रि के दिन है, जिसमें अब सिर्फ 4 दिन ही बाकी हैं। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि इस दिन रिकॉर्ड बन सकता है। यह दावा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि अब तक प्रमुख स्नानों पर देखें तो पौष पूर्णिमा पर 13 जनवरी को 1 करोड़ 70 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया, तो वहीं 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर 3 करोड़ 50 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। वहीं 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर 7 करोड़ 64 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। इसके अलावा 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर 2 करोड़ 57 लाख लोगों ने संगम में डुबकी लगाई, जबकि 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा पर 2 करोड़ लोगों ने स्नान किया। अब महाशिवरात्रि का स्नान बचा है और महाकुंभ समापन से पहले आखिरी सप्ताहांत भी है। तो ऐसे में दावा किया जा रहा है कि इस सप्ताहांत पर सबसे ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा सकते हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा में महाकुंभ को लेकर नकारात्मकता फैलाने को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की क्षमता क्या है, इसका आकलन करना हो तो प्रयागराज में लगा महाकुंभ ही पर्याप्त है। प्रयागराज में पवित्र संगम पर आकर 60 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। ये उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य को देश और दुनिया के सामने रखता है। उत्तर प्रदेश की पोटेंशियल क्या है, इसकी क्षमता क्या है, इसका आकलन करना हो तो प्रयागराज महाकुंभ ही पर्याप्त है ये समझने के लिए। आपने देखा होगा 13 जनवरी से 22 फरवरी के बीच
अकेले प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में 60 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आकर के आस्था की पावन डुबकी लगाई है। यह उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य को देश और दुनिया के सामने रखता है। तो प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में 60 करोड़ से भी अधिक लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और इसी क्रम में शनिवार को उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी महाकुंभ पहुंचे और उन्होंने कहा कि महाकुंभ ने देश की सामाजिक समरसता और एकता और अखंडता को मजबूत करने का काम किया है। दुनिया का सबसे बड़ा अमूर्त श्रद्धा और विश्वास का यह केंद्र है, जिसके भीतर आज पूरे देश के 60 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने यहाँ पर आकर के दर्शन किया है। भारत के कोने कोने से आए, विदेशों से आए। ये हमारी जो सनातन की ताकत है, आज उस ताकत की पहचान हुई है और सामाजिक समरसता, देश की एकता और अखंडता, ये उस सबको इस महाकुंभ ने मजबूत किया है। और तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने शनिवार को महाकुंभ 2025 में पुण्य संगम में स्नान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह दिव्य और भव्य महाकुंभ सनातन संस्कृति की जीवंत अभिव्यक्ति है, जो भारत की अखंडता, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक गौरव को दर्शाता है। और महाकुंभ में देश विदेश से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। शनिवार को केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने भी पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान किया और उन्होंने कहा कि महाकुंभ आकर एक अलग ही अनुभूति हुई है और यह एक अलग अनुभव है। राज्यपाल ने कहा कि यह देश की आस्था और राष्ट्रीय एकात्मता का कुंभ है। पुरातन परंपरा जो है, इसको यहाँ फिर एक बार हमने उजागर करके दिखाई है और इसके लिए अपने यहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। विषय ऐसा है कि ये आस्था का तो कुंभ है ही, लेकिन हमारे देश की राष्ट्रीय एकात्मता का एक नए तरीके से एक कुंभ है। पूरे देश भर के पूरे इतने करोड़ों भावुक लोग यहाँ आते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं। और महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा डुबकी लगाने के बाद भी गंगाजल शुद्ध है। तो पद्मश्री डॉक्टर अजय सोनकर ने प्रयोगशाला में गंगाजल का परीक्षण कर यह दावा किया है। वैज्ञानिक डॉक्टर सोनकर ने बताया कि गंगा में मौजूद बैक्टीरियोफेज 50 गुना रोगाणुओं को मारकर सेकंडों में उसका आरएनए हैक कर लेता है। गंगाजल में मानव जनित सभी प्रदूषण को नष्ट करने के लिए 1100 प्रकार के बैक्टीरियोफेज मौजूद हैं। कुंभ के दौरान गंगा नदी में एक ही जगह पर लाखों लोग डुबकी लगाते हैं। हर किसी के डुबकी लगने से वहाँ पर पानी के अंदर जीवाणुओं का, रोगाणुओं का बैक्टीरियल कंटामिनेशन या प्रदूषण होता है। गंगा नदी में एक खुद को शुद्ध करने की, स्टरलाइज करने की एक एक्टिविटी शुरू होती है। एक वायरस जिसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं, वो उत्पन्न होता है। बैक्टीरियोफेज की एक बहुत बड़ी खूबी ये है कि जब ये उत्पन्न होता है, आप इसको एंटीबैक्टीरियल नहीं कह सकते कि जहाँ पर बैक्टीरियोफेज होगा वो सारे बैक्टीरियाज मारे जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसके अंदर होस्ट स्पेसिफिसिटी होती है। ये सिर्फ खास बैक्टीरियाज को मारता है। और देश और दुनिया से करोड़ों श्रद्धालुओं के महाकुंभ में पहुंचने का सिलसिला जारी है। तो शनिवार को केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रयागराज पहुंचे। दोनों ने प्रयागराज में पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।